हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th के एनसीईआरटी का 9th चैप्टर साइंस का, जिसमें हम पढ़ेंगे मृदा के बारे में। तो मृदा क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सारे पॉइंट मैंने हाईलाइट कर लिए हैं जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। तो देखिएगा, यहाँ पे मृदा के बारे में बताया गया है। मृदा जीवन से भरपूर होती है। मृदा क्या होती है? जीवन से भरपूर होती है। मृदा में क्या होते हैं? बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। मृदा से ही पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं। मृदा से ही जो फसलें उत्पन्न होती है वो भी मृदा से ही उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे यहाँ पे, ठीक है, देखिए, जो पॉलीथीन की थैलियाँ होती है, प्लास्टिक होते हैं, मृदा को प्रदूषित करते हैं। ये मृदा में रहने वाले जीवों को हानि पहुंचाते हैं। पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक की वस्तुएं के उपयोग पर प्रतिबंध की मांग की जानी चाहिए। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों और रसायनों को मृदा में निर्मुक्त करने से पहले उन्हें उपचारित किया जाना चाहिए। पीड़कनाशी का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए, यानी कि जो उर्वरक का उपयोग हम करते हैं, फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, तमाम चीज़ों का उपयोग कम करना चाहिए। और साथ ही जो हानिकारक रसायन हैं उनको मृदा में मिलने से बचाना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे मृदा प्रतिच्छेदिका, मृदा की जो प्रोफाइल है, जो प्रतिच्छेदिका है वो यहाँ पे बनाई गई है। इसमें क्या क्या होती है? देखिए, मृदा अनेक परतों से बनी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम एक बगीचे से मिट्टी को लेकर के एक ग्लास पानी में घोलें तो उसमें कई प्रकार की हमें परतें मिलती हैं। उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। सबसे पहले, अगर एक गिलास पानी में हम मृदा को डालते हैं तो क्या होता है? जो सबसे ऊपर की परत होती है वो क्या होती है? ह्यूमस होती है। ह्यूमस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमस के बारे में जान लीजिए क्या होता है। ह्यूमस का मतलब होता है जो मिट्टी में सड़ी गली पत्तियां होती हैं, जीव जंतु के अवशेष होते हैं, उन सभी को ह्यूमस कहते हैं। वो सबसे हल्का होता है, इसलिए पानी में सबसे ऊपर आ जाता है। फिर बीच में ये जल होता है। जल के नीचे आपकी मृतिका है। ठीक है, उसके बाद नीचे बालू होता है और सबसे नीचे बजरी होती है, जो कंकड़ पत्थर छोटे छोटे वो सबसे नीचे होते हैं। उसके ऊपर बालू, उसके ऊपर मृतिका, फिर जल और सबसे ऊपर ह्यूमस होता है। ह्यूमस जो है मिट्टी में होना बहुत ही आवश्यक है। ह्यूमस में बहुत सारे कार्बनिक ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं जो कि फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। इसको नोट कर लेना। मृदा में जो उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ होते हैं, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे, पत्तियां आदि जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ह्यूमस कहलाते हैं। अब देखिएगा, पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैल यानी कि चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। किसी मृदा की प्रकृति उन शैलों पर निर्भर करती है जिनसे उनका निर्माण हुआ है। ठीक है, जिस प्रकार की शैलों से मृदा का निर्माण होता है उसी प्रकार वो मृदा की क्वालिटी भी होती है। उपजाऊ और अनुपजाऊ, इस सब के बारे में उसी क्वालिटी से पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट मृदा मृदा प्रतिच्छेदिका कहलाती है। ठीक है, यानी कि ये देखिए, यहाँ पे जो बनाया गया है इसको मृदा प्रतिच्छेदिका कहते हैं। परिच्छेदिका, ये ऊर्ध्वाधर काट है। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तमाम स्तर यहाँ पे दिखाए गए हैं। प्रत्येक परत स्पर्श रंग प्रत्येक परत स्पर्श, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती हैं। ये परतें संस्तर स्थितियां कहलाती हैं। पहली संस्तर स्थित है, दूसरा बी संस्तर स्थित है, सी है, और ये आधार शैल है जो हमारे पृथ्वी के नीचे सेल चट्टान पाई जाती है, रॉक्स पाई जाती हैं, वो है। चलिए, अब देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है, ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है। ह्यूमस मृदा के लिए बहुत ही आवश्यक है। पादपों को पोषण प्रदान करता है। यह परत समानतः मृदु, सरद और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। तो यहाँ पे पॉइंट को नोट कर लेना, कौन अधिक जल धारण करता है? तो याद रखना कि ह्यूमस। ह्यूमस, ठीक है, मदद करता है ह्यूमस। शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थित कहते हैं। जो ये क्वालिटी जिसमें होती है उसको हम क्या करते हैं? ए संस्तर स्थित शीर्ष मृदा कहते हैं। शीर्ष मृदा कृमियों, कृंतकों, छछूंदरों और भृगुओं जैसे अनेक जीवों का आवास होता है। जैसे आप जानते हो, मिट्टी में बिल बना करके रहते हैं बहुत सारे छोटे जीव, चूहा, छछूंदर आदि, तो वो सब इसी में रहते हैं। ठीक है, छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये संस्तर स्थिति है, इसे शीर्ष मृदा भी कहते हैं। शीर्ष मृदा के नीचे की परत को ह्यूमस कम होते हैं। इस वाले परत में जो होती है ह्यूमस कम होते हैं, कम होती है, लेकिन खनिज यहाँ पे अधिक होता है। तो खनिज इसमें नहीं होता, ऊपर वाले में खनिज आपकी बी संस्तर स्थिति में होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है, यह परत समानता अधिक कठोर और अधिक शांत घनी होती है और बी संस्तर स्थिति या मध्य परत कहलाती है। तो इसकी क्वालिटी देखो, हर परत की क्वालिटीज आप जानते चलिए। बी में क्या होता है? ह्यूमस कम होता है, खनिज अधिक होते हैं, ये कठोर होती है और डेंस होती है, यानी कि सघन होती है। और इसे क्या कहते हैं हम? मध्य परत या बी संस्तर स्थित कहते हैं। सी में देखते हैं, तीसरी परत में क्या होता है? यह सी संस्तर स्थित कहलाती है, जो दरारों और विद्रोह युक्त शैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। इस परत के नीचे आधार शैल होते हैं। इस परत के नीचे क्या होते हैं? ये आधार शैलें होती हैं, जो कठोर होता है, जिससे फावड़े से खोदना कठिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को
समझ गए। आगे चलते हैं मृदा के प्रकार। सैलों के अपक्षय से विभिन्न पदार्थों के छोटे-छोटे कण निर्मित होते हैं, जिनसे बालू और चिकनी मिट्टी क्ले सम्मिलित हैं। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल शैल पर निर्भर करता है जिसके कारण जिसके जिससे उसके कण बने होते हैं। यानी कि जैसे कोई मिट्टी है, तो मिट्टी में कितना बालू होगा, कितने कंकड़ होंगे, ये किस पर निर्भर करता है? जिस शैल से उसका निर्माण हुआ है मृदा अपरदन के बाद। शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। तो जो शैल कण होते हैं और जो ह्यूमस होता है, इन्हीं का मिश्रण क्या कहलाता है? मृदा कहलाता है। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप, मूल और केंचुए जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। मृदा में ये सब भी रहते हैं। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न अमाप साइज के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो बलुई मृदा कहलाती है। यानी कि जिस मृदा में कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि देखो यहाँ पे लिखा है मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो बलुई मृदा कहते हैं। यदि बारीक कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो उसे मृणमय मृदा कहते हैं। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो उसे हम दुमटी मृदा कहते हैं। तो ठीक है, अगर बड़े आकार के कण रहेंगे तो बलुई मृदा कहते हैं, छोटे आकार के रहेंगे तो मृणमय कहते हैं, और अगर दोनों का अनुपात समान रहेगा बड़े छोटे का तो उसे दुमटी मृदा कहते हैं। मृदा का वर्गीकरण बलुई, दुमटी और मृणमय के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको तीनों कैटेगरी मैंने आपको बता दी। मृदा के कणों के माप का उसके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बहुत बड़े होते हैं, ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं, इनके बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होते हैं, यह स्थान वायु से भरे रहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बालू सुवातित, यानी कि उसमें वायु होता है। बालू के कणों के बीच के स्थानों में जल का निकासी तेजी से हो जाता है, अतः बलुई मृदा हल्की, सुअतित और शुष्क होती है। ठीक है, बलुई मृदा की क्वालिटी से हम देखते हैं मृतिका की। ठीक है, मृतिका यानी कि चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। बलुई मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच के शुष्क स्थानों में जल रुक जाता है, अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है, लेकिन यह भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षाकृत अधिक जल होता है। ये भारी भी होती है क्योंकि इसमें जल अधिक होता है। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट होती है। क्या होती है? दोमट होती है। दोमट मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और खाद नामक अन्य प्रकार की मृदा कणों का मिश्रण होता है। जो दोमट मिट्टी होती है उसमें बालू, चिकनी मिट्टी, खाद आदि, गाद आदि नामक अन्य पदार्थों के, ठीक है, अन्य पदार्थों कणों का मिश्रण होती है। ठीक है, देखिए गाद नदी तलों एवं के में निक्षेप के रूप में पाई जाती है। गाद कणों का माप साइज बालू और चिकनी मिट्टी के माप के बीच का होता है। दुमती मिट्टी में भी ह्यूमस होती है। इस प्रकार मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण करने की क्षमता होती है। तो पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी जो मृदा होती है वो क्या होती है? दोमट मिट्टी होती है, जिसमें बालू, ह्यूमस और जो आपकी चिकनी मिट्टी होती है सभी का मिश्रण होता है। ठीक है, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। मृदा के गुण। मृदा के गुण क्या होता है? मृदा में जल अंतःश्रवण दर। मृदा में क्या होता है? जल अंतःश्रवण दर होता है। इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं क्या चीज़ है ये। तो यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जल की मृदा में अंतःस्रावित होने में लगने वाले समय के आधार पर अंतःश्रवण दर की गणना की जाती है। यानी कि जैसे जल है, मान लो 200 ml 200 मिलीलीटर जल को मिट्टी में डालते हैं, तो उसको अवशोषित होने में जितना समय लगता है उसी को हम अंतःश्रवण दर कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है, नोट कर लें, मिलीलीटर पर मिनट होता है। मिलीलीटर पर मिनट होता है। यानी कि जैसे हमने 200 ml जल लिया तो 200, और इसको अवशोषित होने में अगर 20 मिनट लगे तो 20 से डिवाइड कर देंगे, टोटल यहाँ पे आ जाएगा 10 मिलीलीटर पर मिनट। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना आप। यहाँ पे ये इसका है मिलीलीटर, यानी कि जल की मात्रा को ऊपर लिखते हैं, अंतःस्रवण की जो अवधि होती है उसको नीचे लिखते हैं। अगर मान लो हम लेते हैं क्या, 150 ml जल लेते हैं और इसको अवशोषित होने में 10 मिनट लगते हैं, तो यहाँ पे इसकी जो हो जाएगा अंतःस्रवण की दर हो जाएगी 15 ml पर मिनट हो जाएगी। तो इस फार्मूले और सूत्र को याद रख लेना, मात्रक भी याद कर लेना, मिलीलीटर पर मिनट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मृदा में नमी। देखो मृदा में नमी होती है, यहाँ पे 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ पॉइंट क्या है। देखो ये है, देखो गर्म करने पर मृदा में से जलवाष्प वाष्पित होकर ऊपर उठता है और क्वथन नली के ऊपर भाग की अपेक्षाकृत ठंडी भीतरी दीवार पर संग्रहित हो जाता है। गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती जलवाष्प वायु की अपेक्षाकृत संघन बना देती है, जिससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु में कंपदीप्त प्रतीत होते हैं। मृदा को गर्म करने के बाद इससे
क्वथन नली में से बाहर निकालें। देखो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूँ। गर्मी में आपने देखा होगा, गर्मी में आप देखिए ज़मीन के ऊपर, गर्मी में जब खूब तेज धूप निकली रहती है तब आप देखेंगे, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, आप देखे होंगे ज़मीन के ऊपर की जो वायु होती है, जस्ट कुछ झिलमिलाती हुई ऐसे दिखती है, ऐसे-ऐसे। इसका कारण क्या होता है, जब इस पे सनलाइट पड़ती है ना, तो मृदा से जो जल की मात्रा होती है वो वाष्पित होने लगती है। इसी वाष्पन के कारण कुछ ऐसे कंपायमान प्रतीत होता है। आपने गर्मी में ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से कंपायमान प्रतीत होता है, ठीक है? तो ये इसी के कारण होता है। चलिए, मृदा द्वारा जल का अवशोषण। मृदा जल को अवशोषित करती है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, किस तरीके से अवशोषित करती है, उसका मात्रक भी मैंने बताया कि अवशोषित करने की दर का मात्रक क्या होता है। अब देखिए मृदा और फसलों के बारे में पढ़ लेते हैं। विभिन्न प्रकार की मृदाएँ पाई जाती हैं। कुछ क्षेत्रों में मृण्मय मृदा, कुछ क्षेत्रों में दोमट मृदा, जबकि अन्य क्षेत्रों में बलुई मृदा पाई जाती है। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और मृदा द्वारा मृदा प्रभावित होती है। ये कुछ प्रमुख जलवायु कारक हैं जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं, मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। जलवायु कारक तथा मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाले वनस्पति फसलों को किस्मों का निर्धारण करते हैं। साधारण सी बात है, जो पवन वर्षा, जो कि जब वर्षा होती है तो अम्ल वर्षा भी होती है, इससे भी जो है जल, जो हमारी मृदा होती है वो प्रभावित होती है। ताप, प्रकाश और आर्द्रता, इन सब जो है इन पॉइंट को नोट कर लेना। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता, ये सब जो है मृदा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मृण्मय और दोमटी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है, इसको नोट कर लेना। साथ ही धान की खेती के लिए मृतिका एवं जैव पदार्थ से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। मसूर के लिए, मसूर अन्न दालों के लिए दुमटी मृदा की आवश्यकता होती है, तो इसको नोट कर लेना। मसूर एवं अन्न दालों के लिए दुमटी मृदा की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखिए, मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको और बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है, ठीक है? द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है? तो देखो द्रव्यमान जो होता है ना, उसका मात्रक होता है किलोग्राम, और भार जो होता है उसका मात्रक होता है न्यूटन। नोट कर लेना। 1 मिनट मैं लिख देता हूँ। जो द्रव्यमान होता है ना, इसका जो मात्रक होता है वो होता है, 1 मिनट, 1 मिनट, इसका जो मात्रक होता है द्रव्यमान का वो होता है किलोग्राम, ठीक है? और भार का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक? द्रव्यमान किसी वस्तु का हमेशा सेम रहता है, चाहे वो पृथ्वी पर रहे, चंद्रमा पर रहे, कहीं पर भी रहे, किसी ग्रह पे रहे, उसका द्रव्यमान हमेशा सेम रहता है। लेकिन जो भार होता है ये बदलता रहता है। जैसे पृथ्वी पर अगर किसी का भार 60 किलो है तो चंद्रमा पर जाने पर उसका भार 10 किलो रह जाएगा, 1/6 हो जाता है, ठीक है? तो भार बदलता रहता है। लेकिन दैनिक जीवन में हम भार और द्रव्यमान दोनों को सेम ही मानते हैं, लेकिन ऐसा वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ऐसा सही नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान दूसरी चीज़ है, भार दूसरा चीज़ है ना, ठीक है? भार जो होता है वो होता है F=mg, यानी कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर जो बल लगाया गया वो भार होता है। यहाँ पे m द्रव्यमान है और g आपका क्या है, गुरुत्व त्वरण है। g की वैल्यू अगर लगभग 10 हम माने तो जो किसी वस्तु का भार होता है उसके द्रव्यमान से 10 गुना अधिक होता है, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे है। तो मेन चीज़ें जानिए, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, भार का मात्रक न्यूटन। द्रव्यमान सदैव नियत रहता है, भार बदलता रहता है। गुरुत्व पृथ्वी का, जैसे मान लो पृथ्वी पर है तो उसका गुरुत्व के कारण द्रव्यमान बदलेगा, दूसरी जगह है तो दूसरे गुरुत्व के कारण उसका द्रव्यमान बदल जाता है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कपास के लिए बलुई दोमट तथा दोमट, देखो कपास के लिए बलुई दोमट अथवा दोमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है। इसमें जल की निकासी आसानी से हो जाती है, जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है, ठीक है? क्योंकि यह ह्यूमस, गेहूं जैसी फसलें महीन मृणमय मृदा में उगाई जाती हैं, क्योंकि यह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती है, ठीक है? गेहूँ कहाँ पे उगाई जाती है? मृणमय मृदा में उगाई जाती है, क्योंकि उसमें ह्यूमस समृद्ध होता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। साथ ही यहाँ पे देखिए एक है मध्य प्रदेश में सुहागपुर, इसको नोट कर लेना। देखो मध्य प्रदेश, जिससे घड़े सुराही रखा जल ठंडा हो जाता है। दादा ने बताया कि सुहागपुर से बनी सुराहियाँ और मटके दूर दूर तक प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश में है सुहागपुर, जहाँ पे मिट्टी से बने बर्तन बनाए जाते हैं, घड़े सुराहियाँ आदि, ठीक है? और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको देख लेते हैं। जल, पवन तथा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी परत का हटना अपरदन कहलाता है। पादपों की जड़ें मृदा को मजबूती से बांध रखती हैं। पादपों की अनुपस्थिति में मृदा ढीली हो जाती है, जिससे वह पवन और प्रवाही जल के साथ बह जाती है। मृदा का अपरदन मरुस्थल तथा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है, जहाँ की सतह पर बहुत कम अथवा कोई वनस्पति नहीं होती है। वृक्षों की कटाई और उन्मूलन को रोका जाना चाहिए। हरित क्षेत्रों को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसका मतलब सीधा सही कहने का मतलब है कि जो वन होते हैं वो मृदा अपरदन को रोकते हैं। अब मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है? मृदा का बह जाना, उपजाऊ मिट्टी बह जाती। जब जमीन पर घास नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो मिट्टी को कौन रोकेगा? मिट्टी बारिश के जल के साथ बह जाती है, यानी कि उपजाऊ मृदा बह जाती है, तो इसे मृदा अपरदन कहते हैं ना। इसको रोकने के लिए वृक्षों को लगाना चाहिए। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे सैल कणों, देखो जीवों को आवास देने वाली मृदा कौन सी होती है, इसके बारे में आपको बताना है।
तो यहाँ पे ये मैचिंग वाला है, मैचिंग वाला देख लेते हैं। जीवों को आवास देने वाली जो मृदा होती है वो सभी प्रकार की मृदाएं होती हैं। मृदा की ऊपरी परत जो होती है गहरे रंग की होती है। बलुई मृदा के बड़े कण होते हैं। मृदा की मध्य परत जो होती है ह्यूमस की मात्रा कम होती है इसमें। और मृणमय मृदा जो होती है इसके सघन और छोटे कण होते हैं। तो इस तरीके से मैच कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।